हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था मार्च 2021 में, उसके टॉप 100 क्वेश्चन इसमें थे, तो ये आप लोगों को कराने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के शिवालिक पारिस्थितिकीय तंत्र के युग को कहा जाता है। जो चट्टान होते हैं, चट्टानों का जो शिवालिक पारिस्थितिकीय तंत्र होता है, उसका जो युग है, उस युग को क्या कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्तनधारियों का युग इसे कहा जाता है। ए, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस की अगर बात करते हैं तो ये हमेशा हर साल मनाया जाता है 4 जनवरी को, है ना। कब मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस? 4 जनवरी को। निम्नलिखित देशों में से किसने 1959 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था? कौन सा निम्नलिखित देशों में से किसने 1959 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया? ये किया गया था किसके द्वारा? चाइना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, जो कि आप लोगों का रीजनिंग से रिगार्डिंग वेन आरेख वेन डायग्राम से रिगार्डिंग है। दिशा निर्देश वेन आरेख वेन डायग्राम का अध्ययन करें और नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। वेन डायग्राम में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल स्मार्ट और पोलाइट को निरूपित करती है? अब इसमें जो आपका ये सर्कल है ये कर रहा है स्मार्ट, और जो एरो है ये पोलाइट्स है, और ये जो आपका स्क्वायर है वो है आपका क्यूट लोगों का। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट और पोलाइट को निरूपित करता है। आप देखो यहाँ पर आप 4 देखेंगे तो ये सिर्फ स्मार्ट है, 1 क्यूट है ना। और यहाँ पर अगर 2 को अगर देखेंगे तो ये क्यूट और स्मार्ट है, लेकिन आपसे पूछा है स्मार्ट और पोलाइट होना चाहिए, तो देखो 5 होगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका? पोलाइट है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 इसमें क्या है आपके? पोलाइट और स्मार्ट दोनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मैदान में एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके क्या है? अभिमुख है। उत्तर की ओर क्या है? अभिमुख है। यदि वह व्यक्ति दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज सुई की घड़ी की दिशा में 45 डिग्री और फिर वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अर्थात सुई की घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो वह अब किस दिशा की ओर है? कहाँ पर है? नॉर्थ में है। सबसे पहले देखो 135 डिग्री क्या हो रहा है? वो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत वामावर्त, और 45 डिग्री क्या हो रहा है आपका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की तरफ। तो बस आपने क्या करना है? इसको माइनस कर देना है, कम वाले को ज़्यादा वाले से। तो 5 में से ये, 13 में से 4 जाएगा 90 डिग्री क्या आएगा? एंटी क्लॉक ज़्यादा वाला आएगा। तो आप कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस था, तो यहाँ से आप 90 डिग्री एंटी क्लॉक घड़ी की सुई की दिशा ऐसे चलती है, तो आप ऐसे चले जाओ 90 डिग्री, कहाँ पर आ जाएगा? वेस्ट में। करेक्ट आंसर आप कहाँ है अभिमुख? उसका वेस्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी। श्रेणी, जब भी आपकी एंगल वाले आएंगे ना, तो इसमें क्लॉकवाइज को एक साइड ऐड कर दो। अगर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दे रखा था, एंटी क्लॉकवाइज को एक साइड ऐड कर दो, फिर जो टोटल है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी जाता है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, और जो आंसर आएगा फिर वो ज़्यादा वाले का जो होगा वही आंसर में रहेगा। अगला है, आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। नंबर सीरीज है 11 से 24, 24 से 50, 50 से 102, 102 से 206, और नेक्स्ट क्या आएगा वो आपसे पूछा गया। तो देखो 11 से 24 कैसे बना है? 11 प्लस के 13 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका 24 आएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे? 24 प्लस के 13 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे 50 आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 50 प्लस के 13 की मल्टीप्लाई 4 से करिएगा तो आपका आएगा यहाँ पर 102, और फिर 102 प्लस मल्टीप्लाई 13 की करेंगे किससे? 13 की करेंगे आप यहाँ पर 8 से, तो आपका आएगा 206, और ऐसे ही आप यहाँ पर देखिएगा 206 की मल्टीप्लाई करिएगा कितने? 13 और 16 से, तो आपका आएगा 414। क्या आएगा? 414। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? बी। बोला गया है आज गुरुवार है,
तो 91 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा? सिंपल सा है, और डेज फाइंड करेंगे यहाँ पर, और हमारा जो एक हफ्ता होता है वो 7 दिन का होता है। तो देखो अगर और डेज 7 से डिवाइड करेंगे जो आपका डेज गिवन है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 0 मतलब सेम डे है, तो अब 7 से 91 आपका कंप्लीटली कट रहा है, 13 टाइम्स आपका जा रहा है, जो रिमाइंडर वो 0 है। 0 मतलब आपका जो आज है गुरुवार, गुरुवार में आप क्या करो +0 करेंगे तो गुरुवार ही रहेगा, ऑप्शन ए। प्रश्न चिन्ह को ऐसे विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू समान तर्क का अनुसरण करता है, जैसे कार्ड्स, पैक, शिप्स, क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर है जो कार्ड का ग्रुप होता है, ग्रुप्स ऑफ कार्ड इज कॉल्ड कॉल क्या पैक कहते हैं, यानी कि जो कार्ड्स का ग्रुप होता है उसे पैक कहते हैं, और शिप्स का जो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लीट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का है, किसी निश्चित कोड या कोड भाषा में यदि जाइंट को TRZMZ के रूप में लिखा जाता है, कोडेड किया जाता है, FOROUT को किस भाषा में कैसे या कैसे कोडेड किया जाता है या किया जाएगा? तो करिएगा, इसे कोडेड करिए। सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पे डिकोड करेंगे। अब जी का अपोजिट क्या होता है? GT रोड। आई का इंडियन रेलवे होता है। ए का यहाँ पर Z हो जाता है आज, एन का मैन हो जाता है, टी का GT रोड हो जाता है। तो अपोजिट लेटर्स हैं। एफ का अपोजिट क्या होता है? 4U हो जाता है, एक ही है ऑप्शन, सीधे सीधे डी। आर का अपोजिट इंडियन रेलवे यानी कि आई हो जाएगा। ओ का अपोजिट लव यानी कि आपका एल हो जाएगा। यू का अपोजिट एफ यानी कि 4, FOUR, फोर्स में एफ भी होता है, यू भी होता है। टी का अपोजिट जी का अपोजिट टी। एफ का लास्ट का ई इवनिंग हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ये सेकंड केस होता है, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन, काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल का सेकंड केस है। सिंपल सा है, 1 2 3 4, जो लास्ट वाला लार्ज नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई 2 बार कर दीजिएगा, आपका 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका ट्रिक है, क्योंकि इसमें आपके कितने होते हैं? 8 ट्रायंगल होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में उभरे देश कौन से हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में उभरे देश कौन से हैं? तो इसमें अमेरिका और USSR था आपका, ऑप्शन सी, 11 का सी। निम्नलिखित में से किसकी खेती गोंड जनजाति द्वारा की जाती है? मतलब तो आपको बताना है कि कौन सी खेती है जो गोंड ट्राइब्स करती हैं। सो क्वेश्चन नंबर है 12 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। कौन सी है? जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है उसे गौण जनजाति के द्वारा किया जाता है। देसी प्रेस अधिनियम में पारित किया गया था। तो सबसे पहले जो प्रेस की शुरुआत हुई थी 1556 में, पुर्तगीज ने ही करी थी गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। तो यहाँ पर पूछा गया कि देसी प्रेस अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो ये पारित हुआ था 1878 में, 1878 में। 13 का ऑप्शन बी। किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कार्य करता है? किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन काम करता है, कार्य करता है? सो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो संगठन है ये सांख्यिकी योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन सी। पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर दिसंबर 2020 में पैसेल एक्सरसाइज आयोजित किया है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है और ये किया गया था रशिया। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, रशिया के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के लिए मानक यामोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम जोन लिया गया है वो कौन सा है? सो जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन डी जो नैनी मिर्जापुर इलाहाबाद से लिया गया है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सो ध्यान रखिएगा, इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ऑप्शन हो जाएगा कोबोल, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? कोबोल। उबंटू, लिनक्स, एंड्रॉयड होता है, लेकिन आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की एक आत्मकथा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है?
सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला जी की, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के संस्थापक मोहम्मद यूनुस हैं, अभी अहमद अली, अभिजीत बनर्जी, पॉल क्रुगमैन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस। यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस। बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है? चलो भाई बताइएगा, बेसिक का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। सो बेसिक की अगर बात करते हैं, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हिमालय यू ट्री से निकाला जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा यौगिक है जो हिमालय यू ट्री से निकाला जाता है। रोबर, टैक्सोल, कार्पिकस, लैरिक्स। सो टैक्सोल को निकालते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। हिमानी मिट्टी, ग्लेशियर जो क्ले होती है उसका घना निक्षेप करेवा डैश में पाया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र या कौन सा एरिया है जहाँ पर हिमानी मिट्टी यानी कि ग्लेशियर क्ले जो है घना निक्षेप करेवा वो पाया जाता है? कश्मीर 22 का ऑप्शन ए। सीमांत गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में अलग अलग एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। सीमांत गांधी के रूप में किसको जाना जाता है अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसको यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व विकास रिपोर्ट, ये आपने पहले 1-2 दिन पहले करा है। वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट है ना, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास रिपोर्ट जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसको ये क्या करता है, यूएनडीपी के द्वारा इश्यूज होती है। भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, डी.आर. गॉडगिल या हेरोल्ड डोमर। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं भारतीय योजना के वास्तुकार तो पी.सी. महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत पुस्तक 1936 में किसने लिखी है? रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत पुस्तक 1936 में किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से वर्ष 1960 में कौन से राज्य बनाए गए थे? 1960 में स्टैब्लिश होने वाले राज्य कौन से थे? सो इसमें 1960 में जो इस्टेब्लिश हुए थे वो थे हमारे महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकती है? तो ऐसी कौन सी ट्रीटी है, संधि है जो गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकती है? सीमित परीक्षण प्रतिबंध, रणनीतिक शस्त्र संधि, रणनीतिक शस्त्र संधि है, परमाणु अप्रसार संधि है। तो यहाँ पर है परमाणु अप्रसार संधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना स्थापना दिवस 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यहीं पर बताइएगा उस संगठन का आपने नाम बताना है, साथ ही साथ ये बताना है कि इस वर्ष यानी कि 2025 की 1 जनवरी को भी उसने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया होगा। जल्दी से बताइएगा। सो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ करेक्ट आंसर होगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है ना, यहाँ पर क्या है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं और 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देखिए 21 में इसने 63वां मनाया था, तो 25 में इसने अपना स्थापना दिवस 67वां मनाया है। कांस्य प्रतिमा बनाने में निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया गया है? मतलब जो कांस्य की प्रतिमा होती है ब्रॉन्ज की, उसको बनाने में किस तकनीक, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है? पिघला हुआ मोम, गलित धातु, रेड सियोनुकट या त्रिपर्ण प्रणाली। पिघला हुआ मोम आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने किया था? तो ये जो गतिरोध समझौता स्टैंडल स्टील एग्रीमेंट किया गया था 1947 में, वो किया था यहाँ पर निज़ाम ने। किसने किया था? निज़ाम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1000 का अभियान कैंपियन ऑफ 1000 का नेतृत्व किया था? अच्छे क्वेश्चन है और ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने 1000 का अभियान कैंपियन ऑफ 1000 का नेतृत्व किया था? यहाँ पर जोसेफ गैरिबाल्डी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेपोलियन बोनापार्ट की हार के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी संधि की गई थी? तो बताइए जल्दी से यहाँ पर कि नेपोलियन बोनापार्ट की जब हार हुई उसके बाद जो संधि की गई थी वो कौन सी संधि थी? सो ध्यान रखना है, इसके बाद जो है 1815 में वियना की संधि होती है। इसमें नेपोलियन की हार के बाद मित्र शक्तियों के बीच में हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। और फिर एक आपका इटली के साम्राज्य और ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के बीच में भी 1866 में हुई। फिर वियना कन्वेंशन 1985 में ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड भी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, चलिएगा। और 1815 वाली जो संधि थी इसमें ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, प्रशिया हो गया, रशियन के बीच में संधि हुई थी। इसका मकसद यूरोपीय समझौते को तैयार करना था और इसी संधि के तहत ये देश नेपोलियन के खिलाफ तब तक युद्ध कर रहे थे जब तक कि वह हार नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ें थी और अंतिम अधिनियम पर जो साइन हुआ था वो 9 जून 1815 को। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? सो ध्यान रखेंगे, इसके जो लेखक हैं, ऑथर्स हैं, उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। किसे पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप में जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा की हम बात कर रहे हैं, सो ध्यान रखिएगा। 35 का यहाँ पर ऑप्शन बी बांगर होती है। कौन सी? बांगर होती है। बांगर मतलब ये नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली मिट्टी है और घनी और मतलब इसका चिकनी होती है और इसका रंग गहरा होता है और चूने के कण इसमें मिलते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का विभाजन निम्न में से किस सिद्धांत का परिणाम था? तो भारत का जो विभाजन था वो जिस सिद्धांत का परिणाम रहा है वो सिद्धांत था द्विराष्ट्र सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आता है, महामंदी का वर्ष कब शुरू हुआ था? महामंदी का जो वर्ष है वो कब शुरू हुआ था? सो ध्यान रखने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑप्शन सी 1929। क्या था? 1929 यहाँ पर क्या था? महामंदी शुरुआत यहाँ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वतंत्रता के लिए यूनानी यानी कि ग्रीक संघर्ष प्रारंभ हुआ था? तो स्वतंत्रता के लिए यूनानी यानी कि ग्रीक संघर्ष की शुरुआत हुई थी। सो करेक्ट आंसर 1821 ईस्वी से 38 का ऑप्शन डी। महामारी पश्चात विश्व में भारतीय शहर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विश्व आर्थिक मंच यहाँ पर ध्यान रखेंगे 39 का ए। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बायोस का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप आपसे पूछा गया बायोस। बायोस मीन्स होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन सी। अब आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा उस समय का कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया है? तो ये जो वेलनेस समिट हुई थी उत्तराखंड में 2020 में वो हुई थी आपके ऑप्शन डी न्यू दिल्ली के अंदर। निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? तो देवभूमि मोम संग्रहालय की हम बात करते हैं तो ये है हमारा देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा जल्दी से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देहरादून के जो न्यू फॉरेस्ट परिसर है
वहाँ पर स्थित है ना, और चक्राता रोड की तरफ है। अगला है निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदला है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले वहाँ पर पत्थर फेंके जाते थे और अब फूल और फल फेंकने को यहाँ पर मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा देवीधुरा का जो मेला लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है? तो उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बताइए कौन सा है? उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल ऑप्शन बी आसन्न रिजर्व संरक्षण होगा, है ना। क्या हो जाएगा? इसे जो है कब 21 जुलाई 2020 को रामसर कनेक्शन या कन्वेंशन साइट घोषित किया है। 38वां स्थल बना है ये भारत का। आसन जो है ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व है कि यहाँ जो मानव निर्मित क्या है आर्द्र भूमि है। आसन बैराज के पास हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में लोकेटेड है। 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। देहरादून हरिद्वार जिलों के कुछ हिस्सों को भी कवर करता है। कई दुर्लभ और लुप्तप्राय यहाँ की स्पीसीज़ों का ये घर है। यह जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास स्थान माना जाता है ना। चलेगा। और जो आसन बैराज है वो आसन नदी और यमुना के डिस्चार्ज चैनल से भरा हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका कब किया गया था? 8 बताओ भाई 21 जुलाई 2020 को 38वां बना है और राज्य का पहला बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? तो वो कौन से कत्यूरी राजा थे जिसने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण कराया था? भूदेव। कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी से बताइए। सो ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुमाऊं परिषद, तो इसका जो दूसरा सत्र आयोजित हुआ था वो हुआ था हल्द्वानी के अंतर्गत। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, है ना। और कुमाऊं परिषद एक पॉलिटिकल ग्रुप हम इसे बोल सकते हैं। 1916 में नैनीताल में गठित हुआ था, 30 सितंबर 1916 को, ठीक है। और अधिवेशन इसके अल्मोड़ा, हल्द्वानी, कोटद्वार, काशीपुर, टनकपुर में हुए थे। देखो 1917 में अल्मोड़ा में अधिवेशन हुआ था, 1918 हल्द्वानी में, 1919 में कोटद्वार। तो पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो 1919 का है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है 1919 का अधिनियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और जो इसके पहला जो इसका अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जयदत्त जोशी ने। आप देख रहे हैं हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इस सत्र का जो लक्ष्य था वो परिषद को बढ़ावा देना था, कि जिसके लिए लक्ष्मीदत्त शास्त्री को चुना गया था। और दूसरा 1918 में और राय बहादुर तारादत्त गरोला की अध्यक्षता में हल्द्वानी में हुआ। और जो हरगोविंद पंत है उन्होंने इसमें जबरन श्रम का प्रस्ताव भी रखा था। तीसरा अधिवेशन 1919 में बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में कोटद्वार में हुआ। एकमात्र गढ़वाल में आयोजित कुमाऊं परिषद का सेशन था। और इसके अंत में 100 सदस्य अमृतसर कांग्रेस सत्र के लिए भी रवाना हुए थे। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने वालों में मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मोहन सिंह मेहता ही शामिल थे। उसी वर्ष गढ़वाल परिषद भी इस्टेब्लिश होती है श्रीनगर में। कुमाऊं परिषद का चौथा होता है सत्र 1920 में काशीपुर में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में। और चौथे सत्र में असहयोग का प्रस्ताव लाया गया था। और चौथे सत्र में ताकि स्थानीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जाए। और इस दौरान गढ़वाल परिषद का पहला सम्मेलन कोटद्वार में होता है। तो क्योंकि है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। कुमाऊं का 5वां अधिवेशन 1923 में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में टनकपुर में होता है। कुमाऊं परिषद का छठा और अंतिम सत्र 1926 में गनियाधौली नामक स्थान पर बैरिस्टर मुकुंदीलाल की अध्यक्षता में होता है। छठे सत्र में ही कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में 1926 में मिला दिया जाता है। ये देखो कुमाऊं परिषद से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा मैंने आपको बता दिया है, इस चीज़ को आप याद करिएगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगला चलते हैं हम, कहाँ पर हुआ था ये? दूसरा हल्द्वानी के अंदर। बाणासुर का किले का नाम एक डैश के नाम पे रखा गया। तो मैंने आपको पहले भी बाणासुर किला कहाँ पर है बताया, जल्दी से बताइएगा। बाणासुर किला कहाँ पर है? किले से रिगार्डिंग बताए, कौन से जनपद में, जल्दी बताइए। 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राक्षस के नाम पर।
टपकेश्वर मेला डैश नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक पौराणिक स्थान है। तो टपकेश्वर मेला की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा टोन्स। क्या हो जाएगा? टोन्स है। अगला है सहस्त्रताल झील डैश ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। तो जो सहस्त्रताल झील है वो ग्लेशियर के डैश ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। किसके? खतलिंग के। किसके है? खतलिंग के। ऑप्शन हो जाएगा 50 का ये। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बेसिक सा क्वेश्चन, 53,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? उत्तराखंड का अगर हम दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं हम हर साल 9 नवंबर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए कितना है? तो ये है 963। कितना है? 963। उत्तराखंड के वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात सभी आयु है? तो ये हमारा अल्मोड़ा का है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये था हमारा नैनीताल। निम्नलिखित में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? नीलकंठ शिखर, गौमुख शिखर, चौखंबा या नंदा देवी शिखर? तो गढ़वाल की रानी हम कहते हैं किसको? नीलकंठ शिखर को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? और मैंने आपको पंच केदार पहले कराए हुए हैं, बताइएगा पंच केदार में कौन कौन शामिल हैं। पहले तो पंच केदारों के नाम आपको पता होना चाहिए कि पंच केदार में आते कौन हैं। पंच केदार में आता है आपका कौन सा? बताइए इसमें कौन सा नहीं आता है? केदारनाथ, तुंगनाथ, तुंगनाथ है, ठीक है, रुद्रनाथ भी है, कल्पेश्वर आपका बैजनाथ है, बैजनाथ है, बैजनाथ आएगा कि नहीं? देखो केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर। आप बताइएगा कौन सा नहीं आएगा? ऑप्शन डी बैजनाथ इसमें नहीं आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिरादरी पंचायत डैश का जनजातीय राजनीति। ये आपको मैंने पहले भी कराया, PY की सीरीज ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आपके पेपर कवर किए गए हैं। 58 का ऑप्शन यहाँ पर बुक्सा। क्या हो जाएगा? बुक्सा का हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्टैब्लिश की गई थी, स्थापित की गई थी? तो किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग को स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर 1912 आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए। उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो वो पहली बार जो है किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर समिट का आयोजन किया गया? देहरादून के अंदर हुआ था। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर। कौन सा करेगा बताइएगा आप यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन डी पिथौरागढ़। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है? माना दर्रा है, पंगसी दर्रा है, पेंसिल्ला दर्रा है, अभोर घाट है? तो बताइएगा जल्दी से। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि अभोर घाट कहाँ पर है? अभोर घाट कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। तो देखो भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर है माना पास है। कौन सा है? माना पास हम बात करते हैं। अब आपसे पूछा गया है अभोर घाट, बताइए अभोर घाट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये हमारा पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र में आता है, ठीक है ना। कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। बताओ भाई जल्दी से। हाँ जो ये पेंसिल्ला दर्रा है ये हमारे लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। पंगसी दर्रा भी बता दो इसी बात पे। पंगसी दर्रा भी बताओ। पंगसी दर्रा कहाँ पर है?
पंगसी दर्रा कहाँ पे लोकेटेड है? देखो भाई, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, पंगसी दर्रा की, तो पंगसी दर्रा कहाँ पर है? सो पंगसो दर्रा की बात करते हैं तो ये भारत म्यांमार के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC है, जो कि आपको गढ़ी कैंट में ही देखने को मिलता है और ये आपका एकमात्र है देहरादून के अंदर। उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? सो उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जो योजना शुरू की गई उसका नाम है शिक्षा मित्र। कौन सी है? शिक्षा मित्र को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? तो ये आपको कई बार आपको करा चुकी हूँ। नंदा जो हमारी अलकनंदा है, अलकनंदा की सहायक रिवर्स, आप जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन बी नंदाग्नि, नंदप्रयाग में नंदाग्नि। नेक्स्ट आता है, एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा, तो वो कौन था? अजय पाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष चमोली में भूकंप आया था? तो भूकंप कब आया था चमोली के अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 67, 1999 में ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो है 0.83%। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? जो मनेरी डैम है, इस मनेरी डैम का जो निर्माण हुआ है या इसका कहाँ पे से बनाया गया है? मनेरी भागीरथी पे। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? देहरादून में है ये। उत्तराखंड में गर्मी के मौसम को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? रूढ़ी आ गए, है ना, रूढ़ी। 71 का ऑप्शन बी। अगला होता है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर कितना प्रतिशत है? तो 30.2%। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हरिद्वार। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर या पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? नीलकंठ, घेंट कांगरी, काबरू या चोरटे नईमा। सो अगर हम शिखर पर्वत की बात करते हैं जो कि हमारे उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में है हमारा 74 का ऑप्शन है नीलकंठ। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है, कस्तूरी मृग। कौन सा है? कस्तूरी मृग। मालपा भूखलन कल भी कराया, परसों भी कराना। तो आप मुझे ये बताइए, ये परसों या उससे पहले की वीडियो में कंटिन्यू चल रहा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कब हुआ, मंथ दे रखा था और वो दे रखा था, उसमें किस नृत्यांगना की मृत्यु हुई, वो कल की क्लास में। फिर से क्वेश्चन है कि मालपा भूखलन किस वर्ष हुआ है। 4 दिन से कंटिन्यू क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1998 में ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 1998, 76 का ऑप्शन बी। वर्तमान 2023 के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब यहाँ पर 2023 का पूछा है, तो आप ये बताएंगे 2025 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए। पहले तो आप इसका यहाँ पर आंसर दीजिएगा। 77 का ऑप्शन हो जाएगा सी, विपिन सांघी थे। 23 के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 25 में उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की, तो वो कौन है? गुहुनाथन नरेंद्रन। कौन है? गुहुनाथन नरेंद्रन। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, करंट में कौन है? गुहुनाथन नरेंद्र, ठीक है ना, गुहुनाथन नरेंद्र अभी क्या है? करंट में हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यों में कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का श्रेणीक्रम क्या है? राज्यों में कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का श्रेणीक्रम, तो ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है, 11वां स्थान था। 78 का ऑप्शन सी। अगला आता है, वृक्षारोपण में जल संरक्षण आदि के लिए कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड बजट 2020-21 में कितना प्रावधान था?
कैंपा योजना की अगर हम बात करते हैं, कैंपा योजना के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया था वो था आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 420 करोड़ का। कितने का था? 420 करोड़, 79 का ए। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है हमारा उत्तराखंड। अब आते हैं हिंदी पे। अपने मित्रों बंधुजनों को लिखे जाने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? तो अपने मित्र हैं, बंधुजन हैं, अगर उनको हम पत्र लिखते हैं तो वो हमारा औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर्स नहीं होता है, वो होता है अनऑफिशियल, अनौपचारिक। नमकीन शब्द में कौन सा? नमक, ईन, तो इसमें है ईन। घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? घड़े का तत्सम घोटक, घोटक तो होगा नहीं, घट, घट भी नहीं होगा, घटिका, धन, धन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर 83 का ऑप्शन हो जाएगा बी, घट होगा। क्या हो जाएगा? घट होगा। अगला है घट होगा कि घटिका होगा? जल्दी से बताओ। घट होगा। क्या हो जाएगा? घट। जानकी मंगल के कवि कौन है? जानकी मंगल तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। संपादक किसे कहते हैं? आपको पहले मैंने कराए हुए हैं संपादक। त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। 85 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूरज पूरब में उगता है। किस प्रकार का वाक्य? सूरज पूरब में उगता है। विधानवाचक है। क्या है? विधानवाचक। 86 उगता ही उगता है ना। एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? आपको कहानियाँ कराई हैं। 22 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है साहित्य की, आप उसे देख सकते हैं। एक कहानी यह भी के रचनाकार मन्नू भंडारी। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी हैं? ये भी आपको मैंने करा रखे हैं उसमें मंगलेश डबराल जी। कौन है? मंगलेश डबराल। उधो तुम अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? ये जब रचनाएं कराई हैं इनको भी कराया है सूरदास जी की। उड़ो उधो तुम हो अति बड़भागी। यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या है? क्वेश्चन हिंदी है, उत्तराखंड है, रिपीटेड होता है। इवन रीजनिंग भी रिपीटेड हो रहा है। मानक कुंजी पटल में टंकन सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों पठनीय, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा। ऑल ऑफ दीज है ऑप्शन डी। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो सबसे पुरानी हमारी आदि जननी संस्कृत है, ऑप्शन बी। भक्तिन के रचनाकार कौन है? कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड, महादेवी वर्मा। संचार में शोर का मतलब क्या होता है? तो संचार कम्युनिकेशन में शोर का मतलब होता है कि संचार प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं अवधी बोली ABC। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस राज्य में बोली जाती हैं? मैं इसमें अवधी जो पूछा गया है, अवधी बताइएगा, उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी। अगला है सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? योग, सह धन योग, ऑप्शन ए। प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र के फटे जूते, आपको सारी चीजें रचनाएं कराई हैं हरिशंकर परशय। कंठ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? कंठ का ख ग घ ण, तो आपका कंठ हो जाएगा। ट ठ ड मुर्दा हो जाएगा। च छ ज तालू हो जाएगा। ट ठ ड मुर्दा हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या? अब तो खैर नहीं आता लेकिन बहुत आता था पहले, लेकिन ये 2021 का है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, कह नहीं सकते कब क्या रिपीट हो जाए, बहुत दिनों के बाद देखना। सही वर्तनी आशीर्वाद तो मैंने आपको कई बार बताया भी, पहले अभी एग्जाम्स में आया। सो आशीर्वाद का शुद्ध रूप है ये वाला। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।